नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेस में। साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज पीवाईक्यू की क्लास होने वाली है। जो हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हमने अनुसूचियों को पढ़ाया था, तो उस क्लास में हमने बताया था कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पीवाईक्यू कवर करेंगे। इससे ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है, किस प्रकार से आयोग क्वेश्चन बना रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू देख लेंगे और इससे ये भी पता चल जाए कि जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अभी जो पीवाईक्यू हम करवाएंगे उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है उससे बन रहा है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात ये बता दूं, कंटेंट मैं दे कहाँ से रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लक्ष्मीकांत बुक देख रहे होंगे। थोड़ा मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको एनालिसिस करता हूँ, जो हमारी खुद की हैंड रिटन नोट्स हैं उससे एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हो जितनी भी क्लास दे रहे हैं हम हैंड रिटन इस पर लिख करके तभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्लासें हमारे द्वारा कराई गई हैं आप लोग प्लीज़ जाकर के सारी क्लासें आप देख लीजिए। ये जान लीजिए कि 30 दिन में लगभग 30 दिन में हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करवा देंगे। जो भी 30 दिन या फिर 30 प्लस हो जाएगा, लेकिन पूरी पॉलिटी को बहुत विधिवत तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग हमारे साथ विश्वास के साथ में बने रहिए। आप देखेंगे कि क्लासें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो रही। जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वही चीज़ें हम कवर करते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो पीवाईक्यू की क्लासेस को शुरू करते हैं, देखते हैं पीवाईक्यू किस प्रकार से बनते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए आप पीसीएस प्री का है। पीसीएस प्री का इसमें क्या कहा गया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ। तो हमने देखिए अपनी क्लास में पढ़ाया भी था कि जो 1813 वाला चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या कहते हैं व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गया था। यहाँ यहाँ छोटी सी बात और समझने वाली है कि चाय के साथ व्यापार, चाय चीन, ये हमने बताया था, चाय और चीन के साथ व्यापार हो रहा था। बाकी सारा व्यापार जो एकाधिकार था वो बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये कौन सा चार्टर था? चार्टर 1813 था। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं इनको आप देख सकते हैं। इनमें क्या लिखा गया है कि जो किसी भी भारतीय अथवा सम्राट देशज प्रजा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के विकार कंपनी के अधीन किसी स्थान पर अथवा सेवा रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें थीं। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तो क्वेश्चन है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना है भाई। देखिए तो जो हमने कई बार इसको बताया भी था, ये भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के लिए बताया था कि कौन सा चार्टर था, तो चार्टर 1853 था। आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये चीज़ें सारी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो अगला आपका क्वेश्चन है इधर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए भाई, सूची 1 और सूची को सुमेलित करने के लिए बताया गया है। तो इसमें हम देख लेंगे। देखिए तो जो आपका यहाँ पर दिया गया नियंत्रण परिषद की स्थापना। अब नियंत्रण परिषद की स्थापना कब होती है? तो हमने बताया था इस चीज़ को आप लोगों को। तो जो दो परिषद बनी थी, एक तो दो परिषद जो बनी थी, तो ये यहाँ पर जैसे नियंत्रण परिषद कहा गया। तो ये नियंत्रण परिषद किस में बना था? जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था उसके थ्रू बनाया गया था। वहीं पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो भाई आपका जो ये नियामक अधिनियम था कौन सा था? 1773, इसके थ्रू होती है। वहीं आगे देख लेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तो हम
यहाँ पर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति भाई कब मिलती है? तो ये मिलती है चार्टर अधिनियम 1813 में। वहीं नेक्स्ट देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो चार्टर अधिनियम 1833 में। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों में प्रवेश की अनुमति दी? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा था? चार्टर अधिनियम 1813। देखो 1833। यहाँ पर क्या बताया गया कि भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1833 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर समरी देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्या दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1813 ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी। तो ये सारी चीज़ें बताया भी था आपने कि भारतीयों को कब भाई इसमें अनुमति दी गई थी उच्च पदों पर प्रवेश के लिए। तो ये कौन सा चार्टर हो जाएगा आपका? चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा, 1833 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये आपका है क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? देखिए ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो कौन सा था? 1919 अधिनियम। अच्छा 1919 अधिनियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था। कौन सा अधिनियम उसको कहा जाता था? उसको कहा जाता था 1919 का मैनटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। अच्छा इसमें क्लास में हमने बताया भी था, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो ये मैनटेंगू चेम्सफोर्ड हैं तो ये दो अलग अलग नाम हैं। मैनटेंगू कौन थे? तो मैनटेंगू आपके भारत के क्या थे? भारत सचिव थे। मैनटेंगू कौन थे? भारत सचिव थे। और ये चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय थे। और ये जो भारत सचिव होते थे ये भारत में नहीं होते थे, ये आपके इंग्लैंड में होते थे, लेकिन ये भारत के लिए मतलब सचिव का काम करते थे। इस अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना? अब भाई यहाँ पर वर्ड आया आपका संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस में हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना देखिए अगर आप बात करें भारत परिषद 1861 तो इसमें भी नहीं हुई थी, 1909 इसमें भी नहीं, 1919 इसमें भी नहीं। तो इसमें हुई किस में थी? तो आपको हमने पढ़ाया था कि भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है आपका आया था ये भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें हुई थी, 1935 के द्वारा हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है। देखिए एक पॉइंट और लिखा है, जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सबसे पहले एक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालयन के स्थान पर विभाग व विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और अधिकार पर बल प्रदान किया गया? तो ये कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1861 था। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने या मतलब कि बजट पर बोलने की शक्ति किस में दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम
1992 में दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या क्या बताया गया, केंद्र में द्वैध शासन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार से क्वेश्चन बनता है, मतलब अलग अलग एग्जामों में हमेशा क्वेश्चन बनता है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये आपका 18 भारत सरकार अधिनियम 1935 इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए पीसीएस मेंस का है। यहाँ पर देख लीजिए तो लिखा है कि किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रांतीय स्वायत्तता कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इन सबको हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया है, आप लोग क्लास में जा कर के देख लेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बढ़िया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे, तो कुल कितनी महिला सदस्य थी, 15 थी। तो हमने वहाँ पर देखिए यहाँ 15 बताया गया, 15 थी, तो वहाँ पर हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया था, उनको हमने बता दिया था, जैसे सुचित्रा कृपलानी हो गई, ठीक है, और आपके यहाँ पर देखेंगे सरोजिनी नायडू हो गई, ठीक है, तो इन लोगों को ऐसे विजयलक्ष्मी पंडित हो गई, इन लोगों को हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ, 14 नवंबर 1949 को। अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए 3 वाचन किए गए, जिसमें पहला वाचन 4 नवंबर, देखिए पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। वहीं दूसरा वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लगा करके 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जबकि तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई। तो भाई बहुत बार इसको हमने बताया, कई क्लासों में बताया, अलग अलग क्लासों में बताया, इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन ने शुरू में बताया था बहुत बार बनेगा। तो भाई जो आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो ये अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। इस दिन देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप देख लेंगे, इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस पॉइंट को हमने क्लास में भी इसको कवर किया था, इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो कहा गया प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। अब देखिए प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा भाई कब की गई, तो कब की गई हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो आप देखेंगे कि जो 24 अगस्त, देखिए प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए क्या इसमें कहा गया, भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो चलिए कथन को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि कहा गया है कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था। यस बिल्कुल असर था, इस पर कल वाले जो क्लास है उसमें बताया भी था हमने। तो ये पहला तो एकदम सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे दोस्तों, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जी हाँ। तीसरा देखेंगे दोस्तों, तो कहा गया संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। यस ये भी सही है। चौथा देखेंगे भारत राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्वाचित कर देंगे भाई, तो ये गलत है। ठीक है आगे देखेंगे दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें कहा गया एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो वो कौन सा था? क्रिप्स मिशन। भाई क्रिप्स मिशन में हमने बताया था कि काफ़ी बहुत सारी मांगें थी जिसमें पूरा हुई थी, तो ये क्रिप्स मिशन इम्पोर्टेंट बन जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से पेपर देने अगर आप जाते हैं तभी इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन में पूछ लेता है, नहीं भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 का, यस भाग 4 का मूल कर्तव्य भाग 4 का में ही है। आगे देखेंगे, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य किस में है? भाग 6 में। हाँ हमने बताया भी था जब हम भाग पढ़ा रहे थे। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने क्लासें करवाई हैं वहीं से हैं, जो भाग हमने करवाया था, देखिए इसीलिए करवाया था कि जो मूल कर्तव्य थे वो किस में था? 4 का में था, ठीक है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो हमने बताया था कि अब जो भाग 5 है, 5 में संघ है और 6 में क्या है? राज्य है। वहीं 7 हमने बताया था निश्चित था, और 8वां जो था 8वें में भाषाएं थी। तो चलिए अच्छा देखेंगे, भारत का न्यायवादी के लिए क्या ये भाग 8 में है? नहीं, 8 में हमने बताया था दोस्तों, 8 में क्या होती हैं? 8 में आपकी भाषाएं हैं। क्या है? भाषा। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। वहीं आगे बात करेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके लिए कौन सा भाग है? तो इसके लिए आपका ये कौन सा भाग हो जाएगा? तो ये जो भाग है आपका, तो दोस्तों ये आपका भाग 14 हो जाएगा। तो 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। वहीं अगर 14 का की बात करें तो 14 का में क्या होता है? 14 का जो भाग 14 का है उसमें आपका है अधिकरण है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है भाई इसमें। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? अगर नागरिकता की बात करें तो हमने बताया था आपका भाग 2 हो जाएगा। वहीं मौलिक अधिकार की बात करें तो आपका मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य 4 का में है। ये देखिए 6 का लिखा है, ये 6 का लिखा है, रोमन में 6 का लिखा है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि जो आपके मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य आपके 4 का में है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में राज्य की बात करें तो हाँ राज्य के लिए संविधान का भाग 6 है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए बहुत बार बताया भाई इसको, तो ये कौन सा हो जाएगा? भाग 11 और अध्याय 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी दिया गया है कि युग्म सुमेलित है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, क्वेश्चन आप सही समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब इसमें में से कौन सा भाई सही सुमेलित है? क्या भाग 2 में मौलिक अधिकार है? भाग 2 में मौलिक अधिकार नहीं, भाग 2 में तो नागरिकता है, तो ये गलत है। भाग 3 नागरिकता है, नहीं गलत है, भाग 2 में नागरिकता है। यहाँ पर देखिए लिखा है संविधान का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य है। अब बता दीजिए चौथा भाग ए क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ बिल्कुल, चौथा भाग ए जो है वो मौलिक कर्तव्य है। वहीं बात क्या है? संविधान का 5वां भाग, तो संविधान के 5वां भाग में नीति निर्देशक नहीं, नीति निर्देशक आपके डीपीएसपी आता है, तो इसमें नहीं है। आगे देखेंगे जो आपका ये 5वां भाग है इसमें आपका संघ आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या बताया गया? नीचे दिया गया सुमेलित कीजिए। इनको भाई सुमेलित करना है, तो चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं हम लोग। तो सुमेलित कहेंगे मौलिक अधिकार के लिए कौन सा है?
तो मौलिक अधिकार के लिए आपको पता है कि भाग 3 है। और मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा भाग है? तो मौलिक कर्तव्य के लिए 4A है, ये 4A लिखा हुआ है। संघ की बात करें तो संघ किस में है? संघ आपका भाग 5 में है। वहीं आपका आपात उपबंध की बात कर दी जाए तो आपात उपबंध है आपका ये 18 लिखा हुआ है, भाग 18 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको भी सुमेलित करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सारे भाग अभी जस्ट पढ़ाए गए हैं भाग, तो आप लोग इसको करिएगा सुमेलित। चलिए नहीं तो करवा ही देते हैं, देख लीजिए एक बार। भारतीय संविधान का जो आपका ये भाग 9 है, तो भाग 9 किसके लिए है? हमने बताया था कि जो आपका भाग 9 है उसमें है पंचायतें। और भाग देखिए यहाँ पर दिया गया है 9A। 9A में हमने बताया था नगर पालिका हैं। अगर कहीं पर 9B होता तो उसमें क्या हो जाता? उसमें सहकारी समितियाँ हो जाता। चलिए भाग 4A। अब भाग 4A में क्या है भाई? कई बार बता दिया है कि मूल कर्तव्य है। और भाग ये कौन सा है? 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र है, मतलब कि यूटी हैं। भाग 8 में आपके कौन से हैं? यूटी हैं, क्योंकि भाग जो 7 है वो निर्सित है। एक बार फिर से देख लीजिए, भाग जो 5 है, 5 में आपका संघ है। और भाग 6 है, 6 में आपका राज्य है। भाग 7 जो है 7 आपका निर्सित है। वहीं भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में आपकी यूटी आ जाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए RO का है 2016 का। RO 2016 का है। देखिए तो अभी हम लोग तुरंत इनको मैच करके आए ही हैं। देख लीजिए एक बार क्या दिया गया है। नागरिकता, तो नागरिकता भाई किस में है? इसमें क्या पूछा है? कौन सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता क्या भाग 2 में है? यस, भाग 2 में है नागरिकता। संघ राज क्षेत्र अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए संघ राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र के लिए कौन सा आर्टिकल है? संविधान का भाग 8वां, अभी तुरंत बताया था हमने। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि संघ राज क्षेत्र के लिए 7वां हमने बताया कि निर्सित है। संघ राज क्षेत्र 7वां, ये निर्सित है, इसका मतलब कि यही गलत है। बाकी आप नगर पालिका का देख लीजिए, निर्वाचन का देख लिए, भाग 15 निर्वाचन है। नगर पालिका आपको अभी जस्ट बताया हूँ कि 9 का A भाग, 9 का ये क्या लिखा है? 9 का में आपकी नगर पालिका है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए फटाफट बता देते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो भाग 9 में पंचायत, हाँ सुमेलित है। भाग 9 का नगर पालिका है, हाँ सुमेलित है। और 9 खा सहकारी समिति है, यस। जबकि यहाँ पर दिया गया अधिकरण के लिए बताया गया भाग 10, ये गलत है। भाग 10 अधिकरण किस में है? अधिकरण आपके हैं भाग 14 का में अधिकरण दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाई भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित है। पढ़ाया था आप लोगों को, एक बार जाकर के क्लास आप लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दिया गया है ये भी RO का क्वेश्चन है 2013 का। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग फटाफट देख लेते हैं। दिया गया है संविधान का भाग 15। अब भाग 15 में भाई क्या है? भाग 15 में आपका निर्वाचन है। अभी जस्ट क्वेश्चन करवा के आया हूँ पीछे। वहीं अगर बात किया जाए भाग 16 और ये भाग 17, भाग 18, तो देखिए अभी जस्ट पीछे हम लोग किए हैं। तो आपका भाग 18 में आपका क्या हो जाएगा? संविधान का भाग आपका ये 16 है। तो भाग 16 में भाई आपका क्या हो जाएगा? तो आपका भाग 16 में हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अभी जस्ट बताया हूँ। और भाग 17 में क्या हो जाएगा? तो आपका 17 में हो जाएगा राजभाषा दिए गए हुए हैं। वहीं 18 की बात की जाए तो आपात उपबंध दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये ISO क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं तो पीछे क्वेश्चन देखेंगे अभी के लिए।
तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके लिए राज्य सूची, हाँ बताया था इन सब के लिए। अब देखो सूची वाली वीडियो कल ही कंप्लीट हुई है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। जनगणना के लिए हमने बताया था कि जनगणना क्या होती है, जिस पर पूरी तरीके से केंद्र एक्टिव हो, मतलब केंद्र एक्टिव हो, तो क्या कर कि वो किस में जाएगा, वो संघ सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो ये द्वितीय अनुसूची नहीं, राज्य सूची का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में है, द्वितीय में नहीं है, तो ये है आपका गलत। ठीक है। वहीं दल बदल विरोधी कानून, तो 10वीं अनुसूची। एक बार आपको फिर से यहाँ पर हम रिमाइंड करवा दें कि दल बदल विरोधी के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट खोल लीजिए, वहाँ आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारा कुछ कवर किया है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। चलिए साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं दोस्तों हम लोग। तो सुमेलित करेंगे हम लोग, लिखा है जो आपकी तृतीय अनुसूची है भाई। तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, तो तृतीय अनुसूची में दिया गया शपथ एवं प्रतिज्ञान, कल ही पढ़ाया हूँ। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान। वहीं अगर बात किया जाए आपकी चतुर्थ अनुसूची में, तो चतुर्थ अनुसूची में क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ कि राज्यसभा सीटों का आवंटन है। सातवीं अनुसूची में आपकी क्या है भाई, तो आपकी सातवीं अनुसूची में आ जाती हैं, आपकी सातवीं अनुसूची में आते हैं। हमने बताया था कि इसमें 3 प्रकार की अलग सूची हैं। कौन सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहीं अगर 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भाषाएं आ जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो 1950 किसमें अंतर्निहित है, 9वीं सूची में हमने बताया था कि ये किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न से किससे संबंधित है, तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है भारत में संविधान की प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना से क्वेश्चन है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय। देखिए बहुत बार बताया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बताया जब क्लास करवा रहे थे। तो इसमें दिया गया है कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, तो न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो ये भी हमने बताया था कि कौन कौन से न्याय हैं आपके पास, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। वहीं पर अगर बात की जाए स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। यहाँ लिखते चलते हैं। न्याय की बात की जाए तो 3 प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से स्वतंत्रता है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये आपके पास में क्या है, और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। और आगे देखेंगे तो और इसमें क्या दिया गया, समानता आपकी कौन कौन सी समानता है, तो 2 प्रकार की समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं 2 प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वहीं अगर हम पूछें भातृत्व का उल्लेख किया गया है, तो हाँ भातृत्व का उल्लेख एक बार किया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया गया है, संविधान के उद्देश्य का संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई चलिए निम्न कथनों पर विचार करते हैं भाई। क्या दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करना है, दिया गया पंडित नेहरू प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देश्य का। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका है भाई, ये हमें लग रहा यूपीएससी का क्वेश्चन है क्या। अगर यूपीएससी क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको अभी के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों
ये जो आपका क्वेश्चन है ये शायद से यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। जो पीसीएस क्वेश्चन है आर ओ उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं अभी। चलिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है? तो इसमें क्या दिया गया, या लागू नहीं किया सकता, विधिक स्वरूप को लागू नहीं किया सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित थे? तो आप इनमें देखेंगे कौन कौन शब्द सम्मिलित है। पहला शब्द क्या था? समाजवादी। दूसरा शब्द क्या था? पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द क्या था? अखंडता। आप देखिए, जब पढ़ा रहे तभी बताया था, जब क्लास बता रहे थे तभी बताया था कि इस तरीके से 3 वर्ड डालता है, चौथा कोई अलग वर्ड डालता है। अब यहाँ पर देखिए गणराज वर्ड पड़ा, तो ये गणराज नहीं, ये नहीं जोड़ा गया है, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो क्या दिया गया है। दिया गया निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये कौन सा था? बम्बई बनाम भारत ऑफ इंडिया। एक बार आप लोग ये डिस्क्रिप्शन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्लास में तो करवा ही दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा नहीं भाई इसमें? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये संघीय शब्द है? नहीं, संघीय शब्द नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय गणतंत्र की 26/1/2050 को सही संवैधानिक वास्तुस्थिति क्या थी? तो भाई क्या थी? तो इसको हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो हमने क्या बताया था? 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं सम्मिलित था भाई? अखंडता सम्मिलित नहीं था। चलिए कौन से शब्द 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो भाई कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसमें से जोड़े गए हैं, देखिए एक तो ये हो जाएगा समाजवादी, दूसरा क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्षता। क्या ये शब्द जोड़े गए? नहीं, ये शब्द नहीं जोड़े गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए। हमने बताया था जब करवा रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कितनी बार बना है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा क्या कहा जाता है? उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर ये जो है इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के संविधान शरीर को प्रस्तावना की आत्मा कहा है। चलिए ठीक है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा था? बेरोबारी वाद। जितने भी वाद हैं सारे वाद हमने कवर किए हैं, तो आप लोग क्लास में जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय, देखिए कितने प्रकार के न्याय भाई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन सा न्याय? एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा आपका आर्थिक न्याय, तीसरा आपका राजनैतिक न्याय हो जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। चलिए ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या बन के आता है?
अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस का है। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन क्या बताया गया है इसमें, भारतीय संविधान में आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब भाई क्या सुनिश्चित करना है, तो सुनिश्चित करना है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। हाँ, यह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही बात। विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हाँ, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होना चाहिए। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों सही हैं, ये चारों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। तो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो कौन नहीं है, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात उसमें नहीं की गई। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई उसमें, ये जो तीनों न्याय हैं इनकी बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग और आत्मा मानते हुए कहा है कि यह संविधान की आत्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ हमने बताया था भाई, कौन सा उल्लेखित नहीं है। तो अगर भारतीय न्याय की बात की जाए, सामाजिक न्याय की बात की जाए तो है, आर्थिक न्याय की बात की है, राजनीतिक न्याय की बात की जाए है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात की जाए तो धार्मिक न्याय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया है उनके आज पीओक्यू करवा दिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी पॉलिटी करवाई जाए वो आपको निरंतर मिलती रहे। और आपको हमने बताया कि क्रमबद्ध तरीके से पॉलिटी करवाई जा रही है। तो अभी तक अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से जो आपका मेन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, उसके बाद में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस तरीके से एक एक चीज़ें हम लोग लगातार करते रहेंगे। और आप लोग विश्वास के साथ में हमसे जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको विधिवत समझ में आएंगी। जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है एकदम रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है, प्रॉपर हम इस पर रिसर्च करके नोट बना करके इसीलिए दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास को हम अपने एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।